नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू IAS मास्टरमाइंड्स। एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज के एपिसोड 5 में आज बात करेंगे हम सोशियोलॉजी की। पहले हम एपिसोड 1 में बात कर चुके हैं कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए। सेकंड में एनसीईआरटी की सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। एपिसोड 3 में हमने साइंस और ज्योग्राफी के बारे में बात की है। फोर्थ एपिसोड में हिस्ट्री मेच्योरिटी कैसे है, पॉलिटी, जस्टिस एंड मॉडर्निटी कैसे है। एपिसोड 5 के फर्स्ट पार्ट में हमने बात करी है इकोनॉमिक्स एज ए विजडम, और आज सेकेंड पार्ट में बात करेंगे हम सोशियोलॉजी कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस है। तैयारी करते समय एक एस्पिरेंट के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी होती है वो होती है रीजनेबलनेस की, और जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है वो होता है सोशियोलॉजी। अभी आप लोग जब पढ़ रहे होंगे तो कोचिंग वाले या आपसे सीनियर जितने बात किए होंगे, सिलेक्टेड लोग जो बात किए होंगे, आपको एक बात समझ में आएगी कि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से केवल 2 क्वेश्चन आते हैं मेंस में, और इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोशियोलॉजी जो है ना सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, केवल नंबर के बेस पे नहीं। ये जो है आपकी थिंकिंग लेवल डिसाइड करता है, आपकी राइटिंग स्किल को एंड कम्युनिकेशन स्किल को भी डिसाइड करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी, जैसे अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो साइंस स्पेशली डिस्कवरी, टेक्नोलॉजी और नेचर के बारे में होती है। जब तक आप सोशियोलॉजी नहीं पढ़े रहेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, टेक्नोलॉजी इथिक्स कैसे प्रभावित करती हो, एथिकल है कि नहीं है, इनोवेशन की एक्सेप्टेंस होगी कि नहीं होगी, ये सोशियोलॉजी से डिसाइड होता है। इसी तरीके से ज्योग्राफी जो है लैंड, इन्वायरमेंट, स्पेस के बारे में होता है, ये हमें जानकारी देती है। लेकिन माइग्रेशन, अगर लोगों के माइग्रेशन को समझना है, अर्बनाइजेशन हो रहा है उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, नुकसान क्या होगा, कल्चर से रिलेटेड चीज़ें, ये कौन, अगर इसको समझना है तो हमें सोशियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। इसी तरीके से हिस्ट्री जो हमें पास्ट इवेंट्स, टाइमलाइन के बारे में जानकारी देती है। लेकिन सोशल स्ट्रक्चर, कलेक्टिव बिहेवियर और क्लास स्ट्रगल, ये हमें तभी जो अच्छे समझ में आएगी जब हमें सोशियोलॉजी की जानकारी हो, हमें सोशियोलॉजी पहले से पढ़ रखी हो या उसकी समझ हो। पॉलिटी, गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, लेकिन पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, आइडियोलॉजी क्या होती है और वो क्यों समाज में जो है अपना एक गहरा इम्पैक्ट डालती हैं। वोटर्स का बिहेवियर कैसे है, कैसे वोट करते हैं, उनकी डिमांड क्या है, सोशल मूवमेंट्स क्यों होते हैं, उसके पीछे कौन से इमोशंस हैं जुड़े हुए हैं, ये सब चीज़ें जो कि पॉलिटी के जो है महत्वपूर्ण अंग है, और उसको समझने के लिए सोशियोलॉजी की जरूरत पड़ती है। इसी तरह इकोनॉमिक्स है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको इनइक्वालिटी समझनी है जो कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होती है, इसको अगर डेप्थ में समझना है तो सोशियोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। लेबर रिलेशन हो गया, कल्चर लेबर रिलेशन हो गया, कंज्यूमर कल्चर हो गया, ये सब चीज़ें जो है ना हमें समझने के लिए सोशियोलॉजी बहुत ज़रूरी है। और ये जीएस के सभी पेपरों में जो है इन टॉपिकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए आपको जो है ना सोशियोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। आइए हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इस सोशियोलॉजी को इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों कहा जाता है, तो समझते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी क्वालिटी है जिसमें आप अपनी इमोशंस को समझते हैं, सामने वाले इमोशंस को समझते हैं, उसको इस तरीके से रेगुलेट करते हैं कि वो आप पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले, बल्कि उसका एक पॉजिटिव आउटकम आए। यही काम, यानी जो अभी हमने देखी ना इमोशनल इंटेलिजेंस, वही काम सोशियोलॉजी जो है ना यही इमोशंस मैनेजमेंट या इमोशंस को समझने का काम करती है सोसाइटी के लेवल पे। आइए इसको हम डिटेल में देखते हैं। सोशियोलॉजी ट्रेन्स सोशल अवेयरनेस, यानी जो सोशल अवेयरनेस होता है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे एक पार्ट होता है सोशल अवेयरनेस, और यही सोशियोलॉजी जो ट्रेन्स करती है। ये बताती है कि लोग जो है अलग अलग तरीके से व्यवहार क्यों करते हैं, सोसाइटी जो है वो इमोशंस को कैसे शेप करती है,
कैसे जो है कल्चर, कास्ट, क्लास, जेंडर, ये सब चीज़ें जो है ना थिंकिंग प्रोसेस को कैसे प्रभावित करती हैं। जब आप ये चीज़ें सीख जाते हैं ना, यू स्टॉप जजिंग इंडिविजुअल्स एंड बीइंग अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेस्ट। तब जो है ना आप कोई अलग तरीके से व्यवहार कर रहा है तो आप उसे जज नहीं करोगे कि ये ऐसा क्यों सोच रहा है। तब आप जो है उस कॉन्टेस्ट को सोचोगे कि ये इंसान कहाँ से आया है, किस क्षेत्र से आया है, इसकी कौन सी कम्युनिटी है, क्योंकि वहाँ का वो उस तरीके का इमोशंस ही है कि वो इस तरीके से व्यवहार करेगा। यानी ये चीज़ें जो है ना आप सोशियोलॉजी से पढ़ोगे कि लोग अलग तरीके से व्यवहार क्यों करते हैं, उनके इमोशंस अलग तरीके से काम क्यों करते हैं, उनका कल्चर, कास्ट, क्लास, जेंडर अलग है इसलिए वो जो है अलग तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। तो सोशियोलॉजी का नॉलेज हो जाता है, आप चीज़ें समझने लगते हो ना, तो आपको ये समझ में आता है कि किसी का व्यवहार जो है ना वो किसी स्ट्रक्चरल रीज़न की वजह से। तो जब आप इस चीज़ को समझ लेते हो तब आप सोचने लगते हो कि कोई चीज़ जो है रैंडम नहीं है, यानी कि किसी का व्यवहार जो है रैंडम नहीं है। एवरी बिहेवियर हैज़ ए सोशल कॉजेज, यानी कि हर व्यवहार का जो है ना एक सोशल कारण होता है, उसका आप कॉन्टेक्स्ट समझने लगते हो। तो जब आप ये चीज़ें समझते हो तो आपके अंदर टॉलरेंस आता है और इमोशनल मैच्योरिटी आती है। आप किसी को ब्लेम नहीं करते और फिर उस चीज़ को समझने की कोशिश करने लगते हो। थर्ड है सोशियोलॉजी ह्यूमनाइज डेटा। जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो ना तो उसमें बताएगा गरीबी इतने परसेंटेज है, बेरोजगारी इतने परसेंटेज है, वहाँ यानी कि वहाँ पे डेटा बताया जाता है। आप उस डेटा को देख के आपके अंदर कोई फीलिंग नहीं आएगी, बस जैसे 5% गरीब है, ठीक है आपने सोच लिया 5% गरीब है। लेकिन जैसे आप सोशियोलॉजी पढ़ोगे ना तो आपके अंदर वो भाव आने लगेगा कि ये 5% गरीब कैसे रहते हैं, किन बुरी कंडीशन में रहते हैं ये, उनको खाने की कमी होती है, एजुकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, आधारभूत ज़रूरतें उनकी पूरी नहीं हो पाती हैं। तो ये चीज़ें हैं ना कि आप उस डेटा से फिर एक अंदर आपके फीलिंग आती है। तो जब आप इंटरव्यू में हो या आंसर राइटिंग आप कर रहे हो तो आप उस फीलिंग को उसमें डाल पाओगे। जब वो एग्जामिनर आपका काफ़ी चेक करेगा या इंटरव्यूअर जो है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो समझेगा कि नहीं आप चीज़ों को जो है काफ़ी समझ के बोल रहे हैं, आपने उस चीज़ को अनुभव किया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें एम्पैथी सिखाती है। आप जब सोसाइटी पढ़ोगे तो गरीब गरीब क्यों हैं आप इस चीज़ को समझोगे। महिलाएं जो है डिस्क्रिमिनेशन क्यों फेस करती हैं, कास्ट बैरियर क्यों क्रिएट करता है, यूथ जो है आइडेंटिटी क्राइसिस क्यों फेस करते हैं। आप जो है ना सोशल इशू को जो है ना फील करना सीख जाओगे, केवल आप पढ़ोगे नहीं, अंदर इमोशनल डेप्थ आएगी, नहीं केवल इंफॉर्मेशन नहीं होगी आपके अंदर। चौथा इसका मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस इन सोसाइटी। जैसे इंडिया में आप देखो तो बहुत सारी इनइक्वलिटी है, डाइवर्सिटी है, कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, प्रोटेस्ट होते रहते हैं और ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी देखने को मिलती है। आपको जहाँ शहरों में मॉडर्न लोग देखने को मिल जाएंगे वहीं गांव में अभी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए लोग देख जाएंगे। तो इससे क्या होता है ना कि बहुत सारा क्लैश होता है, बहुत सारे इमोशंस हावी हो जाते हैं, लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, मैं अच्छा हूँ तुम बुरा हो, इस तरीके की फीलिंग आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में ना लोग तभी आराम से रह पाएंगे जब वो उनके अंदर टॉलरेंस हो। यानी कि सोशियोलॉजी क्या कहती है कि आप जब आप जान रहे हो कि बहुत सारी इनइक्वलिटी है समाज में, डाइवर्सिटी है, कन्फ्लिक्ट भी है, प्रोटेस्ट भी है, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का क्लैश भी चल रहा है, जब आप इस चीज़ें जानते रहोगे तब आपके अंदर टॉलरेंस डेवलप होगी, पेशेंस होगा, आप लोगों के जो आपसे असहमत है उनको भी जो आप आराम से सुनोगे, तब जाके जो है ना आप इमोशनल रेगुलेशन कर पाओगे। और ये चीज़ें टॉलरेंस, पेशेंस, लिसनिंग एंड इमोशनल रेगुलेशन ये कलेक्टिव इमोशनल इंटेलिजेंस को दिखाता है। तभी जो है आप एक सामाजिक स्तर पे जो है अपना इमोशंस रेगुलेट कर पाओगे और एक अच्छी पॉलिसी बना पाओगे अच्छे एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे। और इमोशनल इंटेलिजेंस जब आ जाएगा तब आप समझ पाओगे कि क्यों ग्रुप के अंदर क्लैश होता है, अफवाहें क्यों फैल जाती हैं, लोग जो है प्रोटेस्ट क्यों करते हैं, सोशल प्रेशर जो है कैसे इंडिविजुअल की एम्बिशंस को शेप करता है। जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ना उसका आप यूज़ कर पाओगे एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में, नेगोशिएशंस में, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस में।
यानी कि आपको वहाँ भी इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा जब आप यहाँ से पढ़ोगे। सोशियोलॉजी बिल्ड्स कंपैशन विदाउट बायस। सोशियोलॉजी जो होती है ना, आपके अंदर एक कंपैशन यानी विनम्रता डेवलप करती है, और ये बिना बायस में। ये पता है कि आपके अंदर विनम्रता है अपने कास्ट के प्रति, अपने रिलीजन के प्रति या अपने टेरिटरी के प्रति, यानी कि आप बायस हैं। जैसे कोई और मिलेगा तो आपके अंदर जो कंपैशन वो खत्म होगा। लेकिन सोशियोलॉजी जो है ना, वो बिना बायस के वो सबके प्रति आपके अंदर जो है ना कंपैशन डेवलप कर देती है। यू लर्न टू एम्पैथाइज विदाउट बिकमिंग इमोशनल। आप जो है सहानुभूति होगी लेकिन आप इमोशनल नहीं होंगे। इमोशनल होने से ना तार्किकता खत्म हो जाती है, लेकिन आपको सहानुभूति है लोगों के प्रति, आप उनके लिए अच्छा काम करने के लिए तैयार हैं। आप फील करते हैं विदाउट लूजिंग ऑब्जेक्टिविटी। आप फील करते हैं कि ये समस्या है, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिविटी लूज नहीं करना है। एक्ट विदाउट प्रेजुडिस। आप जो काम करोगे वो बिना भेदभाव के करोगे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट एडमिनिस्ट्रेटर नीड। आपके अंदर एम्पैथी हो लेकिन आप इमोशनल ना हो जाएं, और आप चीज़ों को जो है फील करें। उसके लिए पॉलिसी बनाएं, लेकिन आपकी पॉलिसी जो हो उसमें ऑब्जेक्टिविटी हो, यानी कि आप निष्पक्ष हो और आप बिना भेदभाव के काम करें। आप ऐसा तभी कर पाओगे जब आप सोशियोलॉजी ठीक से पढ़ोगे। अब हम देखेंगे कि एनसीईआरटी जो है सोशियोलॉजी की, वो हमारे अंदर कौन से कैरेक्टर डेवलप करती है। इसमें पहला है एम्पैथेटिक कैरेक्टर, यानी सहानुभूति वाले जो कैरेक्टर होना चाहिए ना, वो आपको क्लास 11 की इंडियन सोसाइटी की जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो उससे डेवलप होगा। कैसे कहते हैं कि फैमिली कैसे चेंज हो रही है, कास्ट सिस्टम क्या है। अभी जैसे कुछ लोगों को बस कास्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होती है, लेकिन जब आप अच्छे से कास्ट सिस्टम को जानोगे तब जान पाओगे उसके साथ कैसे लोगों के साथ भेदभाव होता है, कैसे जो है कास्ट सिस्टम किसी को ज़्यादा फायदा पहुँचाता है, किसी के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। फिर आप जब ट्राइबल लाइफ को समझ पाओगे कि ट्राइबल लोगों की लाइफ जो है थोड़ा अदर लोगों से हट के होती है, उनका रहन सहन का तरीका अलग होता है। इसी तरीके से रूरल और अर्बन डिवाइड होता है, वहाँ का रहन सहन अलग है, शहरों का अलग है, गाँव का अलग है। जब आप ये चीज़ें सीख लोगे ना तो आप कैटेगरी नहीं बनाओगे। ये जैसे हम होते हैं ना कैटेगरी बना लेते हैं, ये इस कास्ट का उस कास्ट का है, ट्राइबल है, ये शहरी है, ये ग्रामीण है, इस तरह की क्या कैटेगरी नहीं बनाओगे। आप तभी ये देखना चाहोगे कि इनको ना सिस्टम ने शेप्ड किया इस तरीके से, वो जहाँ रहे हैं वहाँ का इस तरीके का कल्चर है, रहन सहन है, इसलिए वो ऐसा व्यवहार करते हैं। तो जब आप ये वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आपके अंदर एम्पैथी और सोशल सेंसिटिविटी आएगी। अभी हम देखते हैं ना नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, लोग ऐसे जो सोशियोलॉजी नहीं पढ़े हैं वो कितना गलत तरीके से उनके साथ ट्रीट करते हैं। चाइनीज़ कहते हैं, मोमोज, चिंकी, बहुत सारे गलत वर्ड का यूज़ किया जाता है। वो इस वजह से क्योंकि उनके अंदर सोशल सेंसिटिविटी नहीं है, वो इस चीज़ को जानते ही नहीं कि अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग टाइप के दिखते हैं, उनके खान पीन रहन सहन अलग है, यानी उनके अंदर एम्पैथी नहीं होती है। लेकिन आपके अंदर होनी चाहिए। आपको ये पढ़ते समय ये चीज़ें अपने अंदर एज ए करेक्टर डेवलप करनी पड़ेगी, और यहाँ पे जो है ना एनसीईआरटी बहुत हेल्पफुल होगी। जब आप इसका सेकेंड चैप्टर पढ़ोगे, डाइवर्सिटी चैप्टर, तब आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा रिलीजन, लैंग्वेज, एथनिसिटी, जेंडर, ट्राइब। और इसमें सोशियोलॉजी आपको एक्सप्लेन करती है विदाउट बायस। आप सीखोगे तब आप लर्न करोगे। आप किसी को लेबल नहीं दोगे कि अच्छा है बुरा है, नहीं आप पोलराइज होगे। जैसे होता है ना कि मेरा धर्म अच्छा है उसका खराब है, तो लोग पोलराइज हो जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टियां इसका अक्सर इस्तेमाल करती हैं कास्ट और रिलीजन को लेकर पोलराइज करने में। कुछ लोग जो है क्षेत्र को लेकर भी पोलराइज करते हैं, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में देखने को मिलता है। आप जब इसको पढ़ोगे इस चैप्टर को, डाइवर्सिटी को, तो आपके अंदर टॉलरेंस, इंक्लूसिविटी, आपके अंदर टॉलरेंस होना चाहिए। आपके अंदर इंक्लूसिविटी वाली जो क्वालिटी है वो डेवलप होगी कि आप सबको लेकर चलने वाले हो, सबकी रिस्पेक्ट करने वाले हो, सबकी डिग्निटी का ख्याल आप रखते हैं। ये डाइवर्सिटी चैप्टर से डेवलप होगा आपके अंदर। थर्ड है इमोशनल बैलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट, जो सोशल चेंज और मूवमेंट वाला चैप्टर है एनसीईआरटी का। तो जब आप पढ़ोगे इसको तो आपके अंदर जो है ना इमोशनल बैलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट, तब आप देखोगे कि सोसाइटी में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, तो वहाँ पे कैसे इमोशंस को बैलेंस करना है।
जैसे मूवमेंट्स हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इनइक्वलिटी आपको देखने को मिलेगी, ग्लोबलाइजेशन, ये सब चीज़ें आपको सोसाइटी में देखने मिलेगी। तो जब आप इस चीज़ को पढ़ोगे तो उस इमोशंस को समझ पाओगे, जो असहमति है उसका रिस्पेक्ट करना सीखोगे, और आप जो है न्यूट्रल रह के काम करोगे। आपको किसी का पक्ष नहीं लेना है। आपको ग्लोबलाइजेशन पर जब आप देख रहे हैं तो उसके जो है पॉजिटिव आउटकम्स क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आउटकम्स क्या आ रहे हैं, दोनों देखोगे। इनइक्वलिटी क्यों बढ़ रही है, इस पर आप जो है गहराई से ऑब्जर्व करोगे। प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, उनके क्या प्रॉब्लम है, मूवमेंट्स क्यों हो रहे हैं, आप वहाँ के प्रॉब्लम देखोगे। तो जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा ना, तब उनके इमोशन जब आप समझोगे तो आप उस समस्या का सलूशन ढूंढोगे, यानी कि इमोशंस को रेगुलेट करोगे, और वो पूरा निष्पक्षता के साथ। आपके अंदर बायस नहीं होगी, क्योंकि आप उसके हर एंगल को देख रहे हो। यहाँ सोशियोलॉजी जो है ना एनसीईआरटी की, आपको निष्पक्ष होकर सिखाती है, उसके अंदर कोई बायसनेस वाली चीज़ नहीं है। स्टेट बुक जो होते हैं उनमें थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है, उनका अपना थोड़ा हित होता है, लेकिन एनसीईआरटी जो है ना पूरे कंट्री के लेवल पे लिखी जाती है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें कम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप जो है इमोशनल रेगुलेशन और फेयरनेस वाली चीज़ें सीख सकते हैं इस चैप्टर से। चौथा है एथिकल सेंसिटिविटी। इसका सोशियोलॉजी का जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, जेंडर, पॉवर्टी, मार्जिनलाइजेशन। जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपके अंदर कंपैशन आएगा, रिस्पेक्ट फॉर डिग्निटी। डिग्निटी मनुष्य की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। देखे होंगे कि सब लोग जो है डिग्निटी के लिए कितना प्रयास करते हो। एक मनुष्य के नाते सबकी बराबर डिग्निटी है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। आपके अंदर ये भाव होना चाहिए, और ये चीज़ कहाँ से डेवलप होगी? एनसीईआरटी आपके अंदर बहुत अच्छा ये क्वालिटी डेवलप करती है, क्योंकि आपको वो चीज़ें देती है, वो इमोशंस देती है। क्यों महिलाएं जो है पुरुषों के बराबर अधिकार रखती हैं, क्यों पॉवर्टी जो है केवल गरीबों के लिए नहीं, अमीरों के लिए भी खराब है। जब आपके अंदर ये चीज़ें डेवलप हो जाएगी ना तो आप जस्टिस के बारे में बात नहीं करोगे, आपको फील होगा कि नहीं यहाँ इनजस्टिस हुआ है। यानी कि आपके अंदर क्या डेवलप होगा? मोरल सेंसिटिविटी एंड एथिकल रीजनिंग, लिसनिंग लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव मैच्योरिटी। सोशियोलॉजी प्रिपेयर यू टू लिसन टू ग्राउंड रियलिटीज। सोशियोलॉजी जब आप पढ़ते हो ना तो आपको ग्राउंड रियलिटीज दिखाती है। जब आप ग्राउंड रियलिटीज देखते हो ना तो जब आप कोई काम करोगे, जैसे पढ़ रहे हो या आंसर राइटिंग कर रहे हो या न्यूज़पेपर देख रहे हो, तो आप ग्राउंड रियलिटी को समझने की कोशिश करते हो। आप जो है वहाँ पे कौन सा इमोशन, जैसे कोई सोशल क्लैश हो गया, कोई आंदोलन हो रहा है, कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आप वहाँ पे ध्यान दोगे कि कौन सा इमोशंस यहाँ पे हावी हो रहा है, कौन से इमोशंस काम कर रहे हैं। और जो है फिर तब जो है आप एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह रिस्पॉन्ड करना सीख जाओगे, क्योंकि आप वहाँ के इमोशन समझ रहे हो, वहाँ की रियलिटी समझ रहे हो। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं, जो कि धीरे धीरे आता है, तब जो है आप पीपल ओरिएंटेड लीडरशिप आपके अंदर डेवलप होगी। और यही जो है डिमांड करता है यूपीएससी आपसे, कि आप जो है हवाई मत लिखे, आप ऐसी चीज़ें लिखे जो आपके आंसर में दिखे, आपके इंटरव्यू पे जो जवाब दे रहे हैं आप वहाँ दिखे कि आप ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं, आप केवल बनी बनाई बातें नहीं कर रहे हैं। आप जो है लोगों के इमोशन समझ रहे हो, सरकार की लिमिटेशन को समझ रहे हो, तब जो है आप काम अच्छे से कर पाओगे। एथिक्स पेपर पढ़ोगे तो एम्पैथी, कंपैशन, टॉलरेंस, स्टेक होल्डर पर्सपेक्टिव, इन सब चीज़ों को लिखना बहुत ज़रूरी होता है। और जो है ये आप सोशियोलॉजी से ला पाओगे। ऐसे में आपको सोशल जस्टिस, डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट जैसी चीज़ों पे आपको लिखना पड़ता है। और ये चीज़ें कहाँ से आएंगी? सोशियोलॉजी से। सोशियोलॉजी आपको जो है इन सब चीज़ों में इनरिच करता है। इसी तरह इंटरव्यू के जवाब में जो है काम, अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, और आपके अंदर मानवीय क्वालिटी, मानवता के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इमोशनल मैच्योरिटी। और यही चीज़ें जो है ना आपको सोशियोलॉजी देता है। यानी कि सोशियोलॉजी आपके लिए इंटरव्यू के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, एसे के लिए भी
और एथिक्स के लिए भी। और एपिसोड 5 का पार्ट 3 में हम बात करेंगे वाई एडमिनिस्ट्रेटर्स नीड बोथ, यानी विजडम एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि हमें इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी से मिलता है। थैंक यू फॉर योर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।